बस, अब और नहीं। अगर अगले 3 दिन में हम इंडिया नहीं पहुंचे तो इस पागल कप्तान को समुद्र में फेंक देंगे और जहाज वापस स्पेन मोड़ देंगे। ये रोटी तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुकी है और पानी भी सड़ने लगा है। अगर जल्दी इंडिया नहीं मिला तो भूख और प्यास ही हमें मार देगी। 2 महीने हो गए, चारों तरफ बस पानी ही पानी, न कोई किनारा न कोई जहाज। राशन खत्म होने वाला है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, फिर हम पश्चिम की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे कप्तान का कह धरती गोल है। अगर लगातार पश्चिम की तरफ चलते रहो तो आखिरकार इंडिया पहुंच जाओगे। अगर पश्चिम से इंडिया पहुंचने का रास्ता सचमुच होता, क्योंकि शायद ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। शायद हमारा कप्तान एक सपने के पीछे भाग रहा है। अगर उसका हिसाब गलत निकला तो ये समंदर ही हमारी कब्र बन जाएगा। तो तय रहा, अगर अगले 3 दिनों तक इंडिया नहीं मिला तो कप्तान समुद्र में जाएगा और हम जहाज वापस स्पेन ले जाएंगे। उसे अपने नाविकों की हर बात सुनाई दे चुकी थी। उसे पता था कि अगर अगले 3 दिनों में जमीन नहीं मिली तो वही लोग जो आज उसके आदेश मान रहे हैं उसे समुद्र में भेज देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसे अपने हिसाब पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि अगर हवाएं इसी तरह साथ देती रही तो बहुत जल्द उन्हें इंडिया की धरती दिखाई देगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसका यही हिसाब दुनिया के इतिहास की सबसे मशहूर गलतियों में से एक बनने वाला था। वो सचमुच एक नई जमीन पर कदम रखने वाला था, लेकिन वो भारत नहीं थी। वो एक ऐसे कॉन्टिनेंट तक पहुंचने वाला था जिसे आने वाली पीढ़ियां अमेरिका के नाम से जानेगी। उस आदमी का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। इस कहानी की शुरुआत होती है 1451 में इटली के समुद्री शहर जेनुआ से। एक साधारण परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। घर वालों ने उसका नाम रखा क्रिस्टोफर कोलंबस। उसके पिता ऊन और कपड़े का छोटा सा कारोबार करते थे। घर में न दौलत थी और न ही कोई शाही पहचान, लेकिन इस छोटे से लड़के के सपने बहुत बड़े थे। जब दूसरे बच्चे गलियों में खेलते थे तब कोलंबस घंटों बंदरगाह पर बैठकर दूर देशों से आने वाले जहाजों को देखा करता था। कोई अरब से लौटता था, कोई अफ्रीका से, तो कोई इंडिया की मसालों की कहानियां सुनाता था। उस दौर में यूरोप के लिए इंडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दौलत और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। शायद वहीं बैठकर पहली बार उसके मन में ख्याल आया कि एक दिन वो खुद इंडिया तक पहुंचने का रास्ता खोजेगा। जैसे जैसे कोलंबस बड़ा हुआ, समंदर ही उसका स्कूल बन गया। बहुत कम उम्र में उसने व्यापारिक जहाजों पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसका काम रस्सियां खींचना, पाल संभालना और डेक साफ करना, लेकिन हर सफर उसे कुछ नया सिखा रहा था। उसने हवाओं का रुख समझा, सितारों से रास्ता पहचानना सीखा और समंदर के बदलते मिजाज को पढ़ना भी। धीरे धीरे उसने मेडिटेरेनियन सी के कई लंबे सफर किए। वो अफ्रीका के पश्चिमी तट तक गया और यूरोप के कई बंदरगाह देखे। जितना ज्यादा वो समंदर को समझता गया, उतना ही उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता गया कि शायद इंडिया तक पहुंचने का रास्ता वैसा नहीं है जैसा बाकी लोग सोचते हैं। जब बाकी नाविक आराम करते थे, तब कोलंबस घंटों पुराने नक्शे और किताबें पढ़ा करता था। उस दौर के पढ़े लिखे लोग जानते थे कि धरती गोल है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि इंडिया पहुंचने का रास्ता हमेशा पूरब से होकर ही जाता है। कोलंबस अलग सोचता था। उसके हिसाब से अगर धरती गोल है तो पश्चिम की तरफ लगातार चलते रहने पर भी एक दिन इंडिया पहुंचा जा सकता है। यही उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिसाब लगाया और यही उससे सबसे बड़ी गलती भी हुई। उसने धरती का आकार असलियत से कहीं छोटा मान लिया। उसे लगा कि यूरोप और इंडिया के बीच का समंदर ज्यादा बड़ा नहीं है।
उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके और भारत के बीच एक पूरा कॉन्टिनेंट मौजूद है। उस दौर में इंडिया दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाता था। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, रेशम और दूसरी कीमती चीजें भारत और एशिया से यूरोप पहुंचती थी, लेकिन उनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती थी क्योंकि सामान कई बिचौलियों के हाथों से होकर गुजरता था। यूरोप के राजा एक ऐसा समुद्री रास्ता चाहते थे जिससे वे सीधे इंडिया पहुंच सकें और इन बिचौलियों पर निर्भर न रहना पड़े। कोलंबस को पूरा भरोसा था कि उसने यही रास्ता ढूंढ लिया है। अगर उसका हिसाब सही निकला तो सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बदलेगी, बल्कि स्पेन सीधे इंडिया के साथ व्यापार करने वाला पहला बड़ा यूरोपीय राज्य बन सकता था। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे सच करना नहीं। उसके पास न जहाज थे, न पैसा और न ही इतनी पहचान कि कोई राजा उसकी बात पर भरोसा कर ले। फिर भी उसने फैसला कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसे सिर्फ एक ऐसे शासक की तलाश थी जो उसे भारत तक नया समुद्री रास्ता खोजने का मौका दे। उसे नहीं पता था कि अगले कई साल उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल बनने वाले हैं। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे पागल कहेंगे और कई बार उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन अगर वो उस समय हार मान लेता तो शायद भारत की तलाश में शुरू होने वाला ये सफर कभी शुरू ही नहीं होता और दुनिया का इतिहास भी कुछ और होता। अपने हिसाब पर पूरा भरोसा लेकर कोलंबस सबसे पहले पुर्तगाल के राजा जॉन के दरबार पहुंचा। उसने नक्शे पर उंगली रखते हुए समझाया कि अगर जहाज पश्चिम की तरफ भेजे जाएं, तो वे सीधे इंडिया पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो पुर्तगाल को इंडिया के मसालों और दूसरे कीमती सामान के लिए किसी बिचौलिए पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। शुरुआत में राजा को उसकी बात दिलचस्प लगी। उसने अपने विद्वानों और समुद्री विशेषज्ञों को इस योजना की जांच करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद फैसला आ गया। विशेषज्ञों का कहना था कि कोलंबस ने धरती का आकार बहुत छोटा मान लिया है। उनके हिसाब से पश्चिम की तरफ से इंडिया इतनी दूर है कि कोई भी जहाज बीच समंदर में ही खत्म हो जाएगा। राजा ने उसकी योजना ठुकरा दी। कोलंबस खाली हाथ बाहर निकल आया, लेकिन उसका भरोसा अब भी नहीं टूटा था। पुर्तगाल से लौटने के बाद कोलंबस ने हार नहीं मानी। अगले कई साल वो यूरोप के अलग अलग राज दरबारों के चक्कर लगाता रहा। हर जगह उसकी बात एक ही थी, मुझे जहाज दे दीजिए, मैं आपको इंडिया तक पहुंचने का नया समुद्री रास्ता खोज कर दूंगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को उसकी बात किसी पागलपन से कम नहीं लगती। अगर पश्चिम से इंडिया पहुंचना इतना आसान होता तो कोई अब तक वहां पहुंच क्यों नहीं गया? कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ उसकी पीठ पीछे हंसते। धीरे धीरे उसके पास पैसे भी खत्म होने लगे। कई बार उसे चर्चों और दोस्तों की मदद से गुजारा करना पड़ा, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी। उसे लगता था कि अगर पूरी दुनिया उसे गलत कह रही है, तब भी शायद सच उसी के साथ है। 1492 की शुरुआत में स्पेन ने ग्रेनाडा जीत लिया। अब सदियों तक चली लड़ाइयां खत्म हो चुकी थीं और राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला की नजर समंदर के रास्ते अपने व्यापार और ताकत को बढ़ाने पर थी। ऐसे ही समय में कोलंबस एक बार फिर अपनी योजना लेकर उनके दरबार पहुंचा। उसने कहा कि अगर स्पेन उसकी मदद करे तो वो उन्हें सीधे इंडिया तक पहुंचा सकता है। इसका मतलब था इंडिया के मसालों, रेशम और दूसरे कीमती सामान का व्यापार बिना किसी बिचौलिए के। शुरुआत में यहां भी उसकी बात पर शक किया गया। कई विद्वानों ने उसे गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोलंबस इस बार पहले से भी ज्यादा भरोसे के साथ खड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि उसका हिसाब सही है। कई महीनों तक इस योजना पर बहस चलती रही। कुछ सलाहकारों का कहना था कि इतनी बड़ी रकम ऐसे आदमी पर खर्च करना बेवकूफी होगी जो शायद कभी इंडिया तक पहुंच ही ना पाए।
लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि अगर कोलंबस सफल हो गया तो स्पेन सीधे इंडिया के साथ व्यापार करने वाला पहला बड़ा यूरोपीय राज्य बन सकता है। आखिरकार फैसला रानी इसाबेला ने लिया। उन्होंने इस अभियान को मंजूरी दे दी। रानी ने अपने गहने बेचकर इस यात्रा का खर्च उठाया था और कुछ खर्च निजी व्यापारियों ने मिलकर उठाया था। अगर उस दिन रानी ना कह देती तो शायद इंडिया की तलाश में निकलने वाला ये सफर कभी शुरू ही नहीं होता। अब बारी थी इस सपने को हकीकत में बदलने की। इस यात्रा के लिए 3 जहाज चुने गए, सांता मारिया, पिंटा और नीना। आज के हिसाब से ये जहाज बेहद छोटे थे। इनमें महीनों तक रहने की कोई खास सुविधा नहीं थी। खाने पीने का सामान सीमित था और तूफान आने पर पूरा जहाज ऐसे हिलता था जैसे अभी टूट जाएगा। सबसे मुश्किल काम था नाविक जुटाना। कोई भी ऐसे सफर पर जाना नहीं चाहता था जहां से लौटकर आने की उम्मीद बहुत कम हो। आखिरकार कुछ अनुभवी नाविकों को भर्ती किया गया। 3 अगस्त 1492 की सुबह स्पेन के पालोस बंदरगाह से तीनों जहाज रवाना हो गए। लगभग 90 लोग इस सफर पर निकले थे। हर आदमी के मन में एक ही सपना था, इंडिया। किसी ने अपनी पत्नी को आखिरी बार गले लगाया, किसी ने अपने बच्चों को चूमा, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें पूरा यकीन था कि वे अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। शुरुआत के कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे। हवा उनके साथ थी और जहाज तेजी से आगे बढ़ रहे थे। नाविकों के बीच हंसी मजाक भी चलता रहा। उन्हें लगता था कि शायद कुछ ही हफ्तों में इंडिया की जमीन दिखाई दे जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सामने दुनिया का सबसे विशाल समंदर खड़ा है और असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। शुरुआत के कुछ दिन तो उम्मीद से भरे हुए थे। हवा उनके साथ थी और जहाज तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, चारों तरफ का नजारा बिल्कुल एक जैसा होता गया। सुबह उठो तो सामने सिर्फ समंदर, शाम हो तो वही समंदर, रात आए तो वही काला समंदर। कई नाविकों ने पहले कभी इतना लंबा सफर नहीं किया था। उन्हें लगने लगा कि शायद वे ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं। हर बीतते दिन के साथ घर की याद और मौत का डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। कोलंबस हर सुबह डेक पर आता और कहता, हिम्मत मत हारो। अगर मेरा हिसाब सही है तो इंडिया अब ज्यादा दूर नहीं है। धीरे धीरे खाने और पीने की हालत बिगड़ने लगी। सफर शुरू होने से पहले जो रोटियां ताजा थी अब पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। नमक में रखा मांस बदबू देने लगा था। पानी के पीपों में काई जमने लगी और उसका स्वाद इतना खराब हो गया कि कई नाविक उसे पीते ही उल्टी कर देते। जहाजों पर चूहे खुलेआम घूमते थे। हर आदमी अपने हिस्से का खाना बचा बचा कर खाने लगा। किसी को नहीं पता था कि इंडिया तक पहुंचने में अभी कितने दिन और लगेंगे। लेकिन एक बात सब समझ चुके थे, अगर जल्दी जमीन नहीं मिली तो मौत दुश्मन की तलवार से नहीं बल्कि भूख और प्यास से आएगी। कुछ दिनों बाद तीनों जहाज एक अजीब सी जगह पहुंच गए। चारों तरफ समुद्र की सतह पर इतनी ज्यादा समुद्री घास फैली हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे जहाज पानी पर नहीं किसी हरे मैदान के बीच चल रहे हों। उस समय किसी यूरोपीय नाविक ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। कुछ लोगों को लगा कि जहाज इन घासों में फंस जाएंगे और वे कभी इंडिया नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि शायद ये वही जगह है जहां समंदर अपने अंदर आने वाले जहाजों को हमेशा के लिए निगल लेता है। कई नाविकों ने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी, लेकिन कोलंबस शांत रहा। उसने जहाजों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। कुछ घंटों बाद जहाज उस समुद्री घास से निकल आए, लेकिन नाविकों के मन में बैठा डर वहीं रह गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे जहाज का हौसला हिला दिया। एक नाविक ने देखा कि कंपास की सुई पहले जैसी दिशा नहीं दिखा रही थी। खबर आग की तरह फैल गई। उस दौर के लोगों के लिए कंपास सिर्फ एक औजार नहीं था, बल्कि समंदर में उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था। अगर वही धोखा देने लगे तो रास्ता कौन बताएगा? नाविकों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि शायद इंडिया तक पहुंचने की कोशिश करना भगवान की मर्जी के खिलाफ है। कोलंबस समझ चुका था कि अगर लोगों का डर इसी तरह बढ़ता रहा
तो बगावत होना तय है। इसलिए उसने एक चाल चली। हर दिन जहाज ने जितनी दूरी तय की होती, अपनी निजी डायरी में उसे सही सही लिखता। लेकिन जब वही दूरी नाविकों को बताता तो जानबूझकर कम बताता। वो चाहता था कि किसी को एहसास न हो कि वे स्पेन से कितनी दूर निकल आए हैं। अगर लोगों को असली दूरी पता चल जाती तो शायद वे उसी दिन वापस लौटने की जिद कर बैठते। ऊपर से वो हर रोज यही कहता, हम इंडिया के और करीब पहुंच रहे हैं, अब वापस लौटने का कोई मतलब नहीं। कई इतिहासकार मानते हैं कि यही छोटी सी चाल उसकी यात्रा को कुछ और दिनों तक जिंदा रखने में कामयाब रही। लेकिन अब हालात हर दिन बिगड़ रहे थे। पहले जो नाविक उसके हर आदेश को बिना कोई सवाल किए मानते थे, अब उसकी पीठ पीछे फुसफुसाने लगे थे। कुछ कहते कप्तान पागल हो चुका है, कुछ कहते उसे खुद भी नहीं पता कि इंडिया किस दिशा में है। कई लोग अब खुलकर वापस लौटने की बात करने लगे। दूसरी तरफ कोलंबस हर रात आसमान में चमकते सितारों को देखता, हवाओं का रुख समझता और अपना हिसाब दोबारा करता। हर बार नतीजा वही निकलता, इंडिया अब दूर नहीं है। लेकिन उसे पता था कि उसके अपने नाविक उसके खून के प्यासे होते जा रहे थे और बहुत जल्द वो दिन आने वाला था। 9 अक्टूबर 1492। अब हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। लगभग 70 दिन समंदर में गुजर चुके थे और जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। नाविकों का सब्र जवाब दे चुका था। कई लोग खुलेआम कहने लगे कि उनका कप्तान उन्हें मौत के मुंह में ले आया है। कुछ तो उसी रात उसे मारकर जहाज वापस स्पेन ले जाने के लिए तैयार थे। आखिरकार गुस्से से भरे कुछ नाविक सीधे उसके सामने जा खड़े हुए। बस अब बहुत हो गया, उनमें से एक चिल्लाया। या तो जहाज अभी वापस स्पेन की तरफ मोड़ दो, या फिर आज रात तुम्हारी लाश इस समंदर में होगी। पूरे डेक पर सन्नाटा छा गया। हर तरफ गुस्सा था, लेकिन कोलंबस की आवाज बिल्कुल शांत थी। उसने कुछ पल तक सबकी तरफ देखा, फिर बोला, मुझे सिर्फ 3 दिन और दे दो। अगर 3 दिनों के अंदर हमें जमीन नहीं मिली तो मैं खुद जहाज वापस स्पेन की तरफ मोड़ दूंगा। नाविकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ लोग अब भी उसे उसी वक्त मार देना चाहते थे, लेकिन शायद उनके पास भी यही आखिरी उम्मीद बची थी। काफी देर तक बहस चलती रही। आखिरकार सब मान गए। कोलंबस को 3 दिन मिल गए। अगले ही दिन समंदर में पहली बार कोई उम्मीद दिखाई। पानी में एक हरी टहनी तैरती हुई दिखाई दी, जिस पर अभी भी ताजे पत्ते लगे हुए थे। कुछ देर बाद एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा मिला, जिस पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उसे काटा हो। नाविकों की आंखों में पहली बार चमक लौट आई। अगर ताजी टहनियां समंदर में तैर रही थी, तो इसका मतलब जमीन कहीं ज्यादा दूर नहीं हो सकती थी। उसी शाम कुछ छोटे पक्षी भी जहाजों के ऊपर मंडराते दिखाई दिए। अनुभवी नाविक जानते थे कि ऐसे पक्षी खुले समंदर में सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाते। हर गुजरते पल के साथ उन्हें लगने लगा कि शायद इंडिया अब बस सामने ही है। 11 अक्टूबर 1492 की रात अचानक कोलंबस ने दूर कहीं एक छोटी सी टिमटिमाती रोशनी देखी। उसे ये नहीं पता था कि वो रोशनी सच थी या उसकी थकी हुई आंखों का भ्रम, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सबने रात भर पहरा देना जारी रखा। फिर रात के लगभग 2 बजे पिंटा जहाज पर खड़े नाविक की नजर दूर एक काली आकृति पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, तिएरा, जमीन जमीन जमीन। उसकी आवाज सुनते ही तीनों जहाजों पर जैसे बिजली दौड़ गई। लोग भागकर डेक पर आ गए। कई नाविक खुशी से रोने लगे। कुछ घुटनों के बल बैठकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। उन्हें लगा उनका सपना पूरा हो गया। उन्हें लगा कि आखिरकार वे इंडिया पहुंच गए हैं। 12 अक्टूबर 1492 की सुबह कोलंबस और उसके साथी किनारे पर उतरे। उसने स्पेन का झंडा जमीन में गाड़ा और उस द्वीप पर स्पेन के अधिकार का ऐलान कर दिया। उस आइलैंड पर रहने वाले लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। ये लोग वहां हजारों सालों से रह रहे थे।
लेकिन कोलंबस को पूरा यकीन था कि वो इंडिया के आसपास के किसी आइलैंड पर पहुंच चुका है। इसी विश्वास में उसने वहां के लोगों को इंडियंस कहना शुरू कर दिया। ये नाम बाद में पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आज भी लोग वहां के मूल निवासियों को इंडियंस कहकर बुलाते हैं, जबकि ये जगह इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर है। कोलंबस अपनी पूरी जिंदगी यही मानता रहा कि उसने इंडिया पहुंचने का नया समुद्री रास्ता खोज लिया है। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक बिल्कुल नए कॉन्टिनेंट तक पहुंच चुका था। उसका हिसाब सच भी था और गलत भी। सच इसलिए क्योंकि पश्चिम की तरफ चलकर उसे जमीन मिल गई, लेकिन गलत इसलिए क्योंकि वो इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका था। बाद की पीढ़ियों ने इस घटना को इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ माना। इसके बाद यूरोप और अमेरिका के बीच लगातार संपर्क शुरू हुआ। करोड़ों लोग यूरोप से अमेरिका पहुंचे, लेकिन इसके साथ ही वहां रह रहे करोड़ों मूल निवासियों की तबाही की कहानी भी शुरू हुई। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की तलाश में निकला था, लेकिन अनजाने में उसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। यूरोप के लोगों के अमेरिका पहुंचने के बाद वहां क्या हुआ? वहां रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई? कैसे पूरे कॉन्टिनेंट का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया? इसकी कहानी हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हिस्ट्री दरबार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।